हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेल स्टार्ट करने वाले हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का दूसरा क्लास। पहले क्लास में हम लोग लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी देखे थे, आज हम लोग सेल देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद उसे जरूर देख लें। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल। सेल है क्या? सेल की अपनी एक हिस्ट्री है कि कैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट हुआ, उसके हेल्प से हम लोग सेल को समझ पाए और सेल की स्ट्रक्चर को समझ पाए और धीरे धीरे वो डेवलप हुआ। तो वो स्टोरी को ना जानते हुए वो अभी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि सेल है क्या। सेल के बारे में बहुत छोटा सा डेफिनेशन ये है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये है क्या? पहली बात तो स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक घर अगर बन रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल कि एक घर बना रहे हो, तो एक घर को बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? स्मॉलेस्ट ब्रिक, छोटे छोटे ब्रिक्स चाहिए होंगे। बेसिकली बॉडी को बनाने के लिए भी, एक बॉडी को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल बॉडी से पहले एक टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर कंप्लीट बॉडी। तो वो बनाने के लिए पहला जो यूनिट होगा, जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगा, वो सेल होता है। और क्या है यहाँ पे? तो स्ट्रक्चरल समझ गए। और फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट ये क्या है? तो बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो होते हैं सेल में ही हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक ग्लूकोज है, अगर इमेजिन कर लें कि ग्लूकोज है, उसका ब्रेकडाउन जो हो रहा है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होगा वो भी कहाँ होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो भी सेल में ही होगा। यानी एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी यूटिलाइजेशन, जितने भी सारे प्रोसेसेस, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं सेल में होता है। न्यूरॉन्स में अगर देखें, नर्व में इम्पल्स जनरेट हो रहा है, इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो सेल में ही होती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। यानी एक ऑर्गन या एक टिश्यू को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का रोल भी सेल कर रहा है और फंक्शन वाला रोल भी सेल ही कर रहा होता है। ठीक है। सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, ईच ऑफ विच हैज स्पेशल फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि सेल्स जो आपस में ग्रुप जब बनाते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, यानी कई सारे सेल्स एक साथ मिल करके बनाते हैं क्या? टिश्यू। और वो टिश्यू क्या करते हैं? विच हैज स्पेशल फंक्शन, यानी वो टिश्यूज के भी जो होंगे वो स्पेशल फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स जो होंगे वो ब्लड के फंक्शंस को फॉलो करेंगे, यानी जो ब्लड बनाने वाले सेल्स होंगे वो ब्लड के भी जो भी ट्रांसपोर्टेशंस के वर्क है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे जो भी ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो ब्लड का काम है। तो ब्लड कर रहा है। स्केलेटल मसल्स, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट, लोकोमोशन, इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो स्केलेटल मसल्स, बोन है जो ऑस्टियोसाइट्स वगैरह से बना है, तो बोन के भी जो सेल है, सेल भी, बोन भी तो बना है किसी सेल से। यहाँ पे बोन है और ब्लड है, दोनों बने सेल से हैं, पर ये दोनों सेल से बने होने के बावजूद भी दोनों अलग अलग हैं और इनके अलग अलग स्पेशल फंक्शंस हैं। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे ब्लड देखिए, स्केलेटल में बोन, लीवर, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर हिपैटोसाइट से बना है, लीवर ये सेल से बना है, हिपैटोसाइट सेल से लीवर बना है। ठीक है। नेफ्रॉन से किडनी बना है। कहने का मतलब कह देंगे कि हाँ ये भी सेल है और ये भी सेल है, पर नहीं, सेल आपस में बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिले तो किडनी बने हैं, हिपैटोसाइट के बहुत सारे हिपैटोसाइट्स मिले हैं तो लीवर बने। अब कह दें कि दोनों तो सेल से ही बने, दोनों का सेम फंक्शन, नहीं, हिपैटोसाइट के बनने वाले यानी लीवर के जो फंक्शंस होंगे और किडनी के जो फंक्शंस होंगे दोनों डिफरेंट होंगे। अब ये डिफरेंट होंगे, ये तो स्पेशल फंक्शन समझ गए। कहने का मतलब अब सेल है, सेल आपस में ग्रुप करके टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर वहां से मेंटेन करते हैं बॉडी के होम्योस्टेसिस को और हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। कहने का मतलब कि ये सेल जो है, आप देखे हैं ना ऊपर में कि स्पेशल फंक्शंस। अब ब्लड के जो स्पेशल फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर बॉडी का पीएच मेंटेन करना है, उसमें अगर ब्लड का रोल आ रहा है, ब्लड की कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो होम्योस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए वहां पे ब्लड का रोल होगा। और ब्लड के भी तो ब्लड सेल्स है ना, ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है। तो उनका पार्टिसिपेशन होगा। तो ये सारी चीजें एक साथ कंट्रीब्यूट करके बॉडी को एक नॉर्मल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करती है, होम्योस्टेसिस। ठीक है। और हेल्थ है। कहने का मतलब कि अगर यही सारे फंक्शंस में डिस्टर्बेंस आने लगे, यानी फिर से स्टार्टिंग पे आते हैं कि एक ऑर्गन सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, उसके स्टार्टिंग में अभी आ जाए तो ये सेल है। अब इस सेल में अगर डिस्टर्बेंस आने लगे, इस सेल में प्रॉब्लम आने लगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्या डिस्टर्ब होगा? होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा, पर्सन का हेल्थ डिस्टर्ब होगा। ठीक है।
अगर ये चीजें सही तरीके से काम करेगी तो यहाँ पे भी ये सही तरीके से वर्क करेगा। अगला चीज क्या है, अ सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड इन अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोसोल। एक कंफ्यूजन होता है जो हम आगे क्लियर करेंगे उसको, इसको समझ लेते हैं कि एक सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड इन अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोसेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मान लेते हैं कि एक सेल है और ये सेल का जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, बहुत सारे ये होंगे, और फ्लूइड जो होगा तो उसको फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे साइटोसोल। आगे क्या है, द सेल कंटेंट इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज साइटोसोल एंड अदर ऑर्गेनल्स। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे जो है इस न्यूक्लियस को हटा दें, अब अदर ऑर्गेनल्स यानी साइटोसोल्स प्लस अदर ऑर्गेनल्स, इनको साइटोसोल्स प्लस ऑर्गेनल्स, इन दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब कि हम लोग बहुत पहले समझते थे कि साइटोप्लाज्म नहीं, सिर्फ फ्लूइड की जब बात करेंगे तो वो साइटोसोल होगा। और साइटोसोल क्या है, साइटोसोल्स में जब ऑर्गेनल्स को साथ में इंक्लूड कर लेंगे तो वहां पे उसको फिर साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और याद रहे कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की फ्लूइड की बात हो रही है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में पहला है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहने का मतलब कि अगर हम एक सेल को देखें प्रॉपर, अगर ये सेल का स्ट्रक्चर हम लोग मान लें, रफ डायग्राम एक सेल है, तो क्या है कि द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है कि साइटोसोल्स है, उसमें ऑर्गेनल्स को कह रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या है कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को जो सेपरेट करता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को जो सेपरेट करता है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, सेकंड, साइटोप्लाज्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लूइड बाय सेल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, सराउंडिंग में फ्लूइड है, और उस फ्लूइड से अगर सेल को कोई सेपरेट करता है वो क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, द डिफरेंट सब्सटेंस दैट मेक अप सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। कहने का मतलब अलग अलग जो भी सब्सटेंसेस है उनको इकट्ठा करके अगर बोलना पड़े, कहने का मतलब कि अगर बहुत सारे कंपोनेंट है एक सेल में, कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो अलग अलग कंपोनेंट है। इन सारे कंपोनेंट को एक साथ अगर हम लोग को बोलना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ 5 बेसिक सब्सटेंसेस। मैंने ये नाम जानबूझ कर नहीं लिखा है ताकि अगर आप लोगों को पता हो तो ये 5 सब्सटेंसेस तो प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। छोटी सी स्टोरी ऐसी है कि मैं और मेरा दोस्त एक जूनियर क्लास में गए थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे डिस्कशन हुआ, तो फिर वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। मेरा दोस्त ने वो क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग बताइए कि ये सेल जो है किस चीज से बना है। अगर सेल की बात करें तो सारे कंपोनेंट यानी प्रोटोप्लाज्म किन चीजों से बना है, तो वहाँ पे स्टूडेंट आंसर कर रहे थे फॉस्फोलिपिड, लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, यानी अलग अलग आंसर दे रहे थे, कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे रहा था। उसके पीछे भी कहानी ऐसी है कि जो भी आंसर आ रहा था, यानी जो भी स्टूडेंट कोशिश कर रहे थे आंसर देने की, वो आंसर ये था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ है ना सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो आंसर कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी जो कॉम्पोजिशन है, जो भी उन्होंने बुक्स वगैरह में पढ़ा है, तो वो सिर्फ उसका आंसर कर रहे थे, ना कि वो कंप्लीट सेल या प्रोटोप्लाज्म का आंसर कर रहे थे। तो अब मैं आपको बता देता हूं। पहला वाटर, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड लिपिड, फोर्थ प्रोटीन, फिफ्थ कार्बोहाइड्रेट।
नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रोटोप्लाज्म या सेल किस चीज़ से बना है तो उसके कंप्लीट आंसर ये है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा हाँ, इसके जो परसेंटेज है, जैसे फॉर एग्जांपल कि वाटर का परसेंटेज, लिपिड या प्रोटीन का, अब अलग अलग बुक्स रेफर करेंगे तो वो अलग अलग परसेंटेज, यहाँ पे तो मैं परसेंटेज इंक्लूड करके नहीं बता रहा हूँ जानबूझ कर, क्योंकि वहाँ पे फिर अलग अलग डिफरेंट आंसर आने लगेंगे। पर ये कंपोनेंट लगभग जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स आप देखेंगे उसमें आपको ये मिल जाएंगे। 5 कंपोनेंट से थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। पहला है वाटर। वाटर क्या है? द प्रिंसिपल फ्लूइड मीडियम ऑफ सेल इज वाटर विच इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल। ये लगभग हर सेल में प्रेजेंट होता है वाटर, एक्सेप्ट फॉर द फैट सेल्स मेनी सेलुलर केमिकल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। पहली बात कि ये प्रिंसिपल फ्लूइड मीडियम है, इसको ध्यान रखें, प्रिंसिपल फ्लूइड मीडियम है सेल का। सेकेंड, ये ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फैट सेल। ये क्या है? फैट सेल का यहाँ पे कि फैट सेल में क्या होता है, वहाँ पे लिपिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, इसलिए वाटर कम होता है। मेनी ऑफ द सेलुलर केमिकल्स आर डिजॉल्व इन वाटर। कहने का मतलब अगर एक हम लोग सेल इमेजिन कर रहे हैं और उसमें फ्लूइड है तो क्या होता है कि ये फ्लूइड जो है तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इसी फ्लूइड में डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व कंडीशन में होते हैं, है ना। तो ये डिजॉल्व करने, अब जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होंगे वो इन्हीं फ्लूइड में होंगे, यानी इन्हीं वाटर्स में होंगे। तो इसलिए बताया गया है कि मेनी सेलुलर केमिकल्स आर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है। सेकेंड है आयंस। आयंस क्या है? इंपॉर्टेंट आयंस ऑफ सेल इंक्लूड पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट एंड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम। जब लोग आयंस की हम लोग बात करें तो आयंस में कुछ कुछ नाम आते हैं। पहला है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट एंड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम। कुछ कुछ आयंस है। सेकेंड क्या है? आयंस प्रोवाइड इनऑर्गेनिक केमिकल्स फॉर सेलुलर रिएक्शन। ठीक है। कहने का मतलब आयंस जो है, आयंस प्रोवाइड इनऑर्गेनिक केमिकल्स फॉर सेलुलर रिएक्शंस। ये आयंस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं हम लोग। जब हम लोग थोड़ा डिटेलिंग में देखेंगे कि जब सेल के अंदर की रिएक्शंस को पढ़ेंगे या सेल के अंदर के जो प्रोसेसेस वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स किन केमिकल्स की बात हो रही है। ठीक है। ऑल्सो दे आर नेसेसरी फॉर ऑपरेशन ऑफ सम ऑफ द सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म। सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है कि जो भी सेल के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने हो, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, उसका भी एक अलग फंक्शन है, तो वहाँ पे भी उस फंक्शन को करने के लिए भी क्या आयंस चाहिए होते हैं, सोडियम चाहिए होता है, पोटेशियम चाहिए होता है। या फिर आगे हम लोग ये देखने वाले हैं क्या कि आयंस एक्टिंग एट द सेल मेम्ब्रेन आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस इन नर्व एंड मसल फाइबर। या नर्व और मसल फाइबर अब बहुत सारे कहने का मतलब कि आयंस जो वो सेल मेम्ब्रेन पे काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे काम करके वहाँ पे ट्रांसमिशन करवाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इम्पल्सेस होते हैं, इम्पल्स जनरेट होता है। इम्पल्स यानी वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, आयंस का बहुत क्रिटिकल रोल होता है। या फिर ऐसे समझ जाए कि आयंस ही बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन होता है, और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। जब नर्वस सिस्टम पर तो इम्पल्स का जो यहाँ पे ना इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इनमें बहुत बड़े लेवल पे आयंस का ही रोल होता है। जो हम लोग हार्ट में भी जब कैल्शियम का रोल है, या फिर अलग अलग नर्व इम्पल्स जब वहाँ पे सोडियम का, पोटेशियम का वहाँ पे देखेंगे, तो उन चीज़ों को बाद में समझे, उससे पहले हम ये समझ लें कि आयंस का ऐसे भी एक रोल होता है। थर्ड क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट अमाउंट इसलिए कि फर्स्ट जो है वो वाटर कहा जाता है। लगभग 70 to 85% होता है सेल में प्रेजेंट, यानी सेल के मास का वो 70 to 85% तो अकेले वाटर बनाता है। ठीक है। ये नंबर शायद किसी किसी बुक में वेरी कर जाता है, बट ये कंफर्म है कि वाटर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सेकंड मोस्ट है प्रोटीन। प्रोटीन अप्रॉक्स वो कंप्लीट सेल मास का, है ना, कंप्लीट सेल मास का वो 20% बनाता है।
प्रोटीन में भी दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरा फंक्शनल प्रोटीन। हम लोग देखने वाले स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है? मेनली इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स दैट आर पॉलीमर्स ऑफ मेनी इंडिविजुअल प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो बनता है किस चीज से है? बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोटीन के पॉलीमर से। ये क्या होता है? लॉन्ग फिलामेंट होता है। अब ये फिलामेंट, लॉन्ग फिलामेंट क्या करता है वो आगे देखते हैं। क्या? प्रोमिनेंट यूज ऑफ सच फिलामेंट टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट प्रोवाइड द साइटोस्केलेटन ऑफ द सच सेलुलर ऑर्गेनल्स एज सीलिया, नर्व एक्सॉन्स एंड द माइटोटिक स्पिंडल्स, माइटोजिंग सेल्स। ठीक है, ये क्या है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो बनता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है? बहुत सारे प्रोटीन का पॉलीमर है, बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोटीन्स का पॉलीमर है। यानी ऐसे मान लें कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, दूसरा प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन, चौथा, बहुत सारे प्रोटीन मिलकर के यहाँ पे ये बोलेंगे हमको, हम इसको बोल सकते हैं क्या? पॉलीमर्स ऑफ मेनी प्रोटीन। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, प्रोटीन 4, तो बहुत सारे प्रोटीन्स का ये पॉलीमर है। ठीक है, तो ये पॉलीमर एक ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा। वो जो साइटोस्केलेटन के रूप में काम करेगा वो क्या है? सीलिया। जैसे हम लोग सेल पढ़ते हैं ना, तो सेल पे ये एक्सटर्नल ग्रोथ जो होता है, सीलिया मूवमेंट और लोकोमोशन में जो काम आता है, तो वो सीलिया है। नर्व एक्सॉन, जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक नर्व सेल है और वहाँ पे जो है उसका एंडिंग होता है। ठीक है, तो ये नर्व एक्सॉन्स हो गए। तो नर्व एंडिंग्स जो है द माइटोटिक स्पिंडल्स फाइबर। ये क्या होता है कि जब हम लोग ये सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली जो डिवाइड करते हैं तो सेपरेट कर रहा होता है और स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर्स भी जो बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे मिल करके वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। वो भी एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में काम कर रहा है। ये हम लोग बात कर रहे थे इनसाइड सेल। ठीक है, यानी इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग देखने वाले एक्स्ट्रा सेलुलरली। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है? फिब्रिलर प्रोटीन्स आर फाउंड स्पेशली इन द कोलेजन elastin fibers of the connective tissue in the blood vessel walls, tendons, ligaments। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करेंगे, चाहे वो बोन हो गया या फिर वहाँ पे जो हम लोग लिगामेंट्स का स्टडी करेंगे या फिर टेंडन्स या फिर और क्या, ब्लड वेसल्स के वॉल्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स काम करता है बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। कोलेजन देखेंगे कि बहुत सारे जगह पे कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, या इलास्टिन फाइबर होते हैं, वो बोन की इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, या फिर कोलेजन कि वो कितना स्ट्रांग होगा, तो वो भी एज ए स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलरली। तो वहाँ पे भी जो ये प्रोटीन्स ही होंगे, यानी ये कोलेजन फाइबर से इसमें भी प्रोटीन होगा, ये इलास्टिन, यहाँ सारे जगहों पे क्या है कि प्रोटीन का ही रोल होता है। तो जब हम लोग कंपोनेंट्स हम फिर पीछे पढ़े थे ना कि प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्योंकि हम प्रोटोप्लाज्म यानी मान लेते हैं कंप्लीट सेल। अब एक सेल तो सिर्फ एक टाइप का नहीं है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल्स है, अलग सेल्स का स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल रोल है। तो उन रोल्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि अभी हम लोग सब स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हम लोग स्ट्रक्चर चाहिए था, तो वहाँ पे कोलेजन की स्ट्रक्चर चाहिए था एक्स्ट्रा सेलुलरली, तो कोलेजन की बात कर रहे हैं या इलास्टिन की बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल वॉल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में। वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोटीन का इस तरह का रोल होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बाद हम लोग देखने वाले हैं फंक्शनल प्रोटीन। प्रोटीन के दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन में क्या लिखा है? मेनली एंजाइम्स ऑफ द सेल। बेसिकली क्या होता है कि सेल में जब हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बाद फंक्शनल प्रोटीन की बात करते हैं, तो फंक्शनल प्रोटीन में बेसिकली क्या है? फंक्शन। तो फंक्शन जो भी होता है वो अगर प्रोटीन का पार्टिसिपेशन है तो वो होता है एंजाइम में। बेसिकली एक और बहुत ही कॉमन है, ऑल एंजाइम्स आर ऑल राइबोसोम। यानी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट राइबोसोम। अगला क्या है कि इन कॉन्ट्रास्ट विद फिब्रिलर प्रोटीन्स आर ऑफन मोबाइल इन द सेल फ्लूइड। कहने का मतलब कि जब हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा था, तो वो मोबाइल नहीं था, यानी उसमें मूवमेंट नहीं था। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन कंपैरिजन विद स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यहाँ पे जो है जो फंक्शनल प्रोटीन है
वो क्या है, मोबाइल इन नेचर है, यानी उसमें मूवमेंट होता है, वो सेलुलर फ्लूइड में होता है. सेकेंड, द एंजाइम्स कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अदर सब्सटेंस इन द सेल एंड देयरबाय कैटलाइज स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शन. कहने का मतलब कि जो अभी हम लोग देखें ना कि सेलुलर फ्लूइड में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो मोबाइल इन नेचर होते हैं, मूवमेंट करते हैं. तो वहीं पे अगला है कि वो मूवमेंट करते हैं और क्या करते हैं, वो करते हैं सब्सटेंस इन द, वो करते हैं कैटलाइज. ठीक है, लेकिन क्या, स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शंस में, यानी हर एंजाइम अपने स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम कहीं किसी भी रिएक्शन में जाके पार्टिसिपेट करने लगता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. रिएक्शन स्पेसिफिक होगा और स्पेसिफिक एंजाइम्स होगा. यानी अगर हम लोग ये बात कर ले कि एंजाइम ए जो है वो पार्टिसिपेट करता है सिर्फ ए टाइप के केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो वो फिर ए एंजाइम बी टाइप के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. अगर वो ए और बी में करता है, एक एंजाइम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एंजाइम ए है, वो टाइप ए और टाइप बी में पार्टिसिपेट करता है, तो वो बी ए बी को छोड़ करके सी टाइप में पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है कि स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है. नेक्स्ट क्या है, द केमिकल रिएक्शन दैट स्प्लिट्स ग्लूकोज इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स देन combine these with oxygen in the form to form carbon dioxide and water while simultaneously providing energy for the cellular function are all catalyzed by series of protein enzyme. हम लोग आगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स और बायोकेमिस्ट्री वगैरह में स्पेसिफिकली देखेंगे कि जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, पारुविक एसिड में बन रहा है, पारुविक एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, फिर वहां से उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो रहा है, फिर वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है. तो कुछ ऐसे है कि जैसे यहाँ पे अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो फिर पारुविक एसिड बन रहा है 3 कार्बन, और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है ना, और उसके बाद फिर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, हीट निकल रहा है, इसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है ना. यानी इस पूरे प्रोसेस में यहाँ तक, ठीक है, ग्लूकोज से लेकर के एटीपी, फिर वाटर, फिर हीट, ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें जो बन रही है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. तो वही बता रहे हैं कि ये सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, यहाँ पे ग्लूकोज से पारुविक एसिड बन रहा है, का एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, फिर वो एटीपी, वाटर, हीट और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करवा रहा है. तो ये सारी चीजें जो हो रही है, इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है क्या, एंजाइम. वो एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली वो फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है. वो एंजाइम्स इसमें जब लोग स्पेसिफिक इन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे वो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करता है, और फिर कैसे ग्लूकोज पारुविक एसिड में चेंज होता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है. तो वहीं पे अब फिर आ जाते हैं इस सेंटेंस में, केमिकल रिएक्शन दैट स्प्लिट्स ग्लूकोज इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स देन कंबाइन दीज विद ऑक्सीजन. ग्लूकोज को कंपोनेंट पार्ट्स में चेंज कर दिया, ठीक है, combines these with oxygen to form carbon dioxide, water, while ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, वाटर यानी ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया, ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से साइमल्टेनियसली साथ में क्या हो रहा है, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर सेलुलर फंक्शन. एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, एनर्जी हम लोग जानते हैं एटीपी, जो सेल में एनर्जी का जो करेंसी है वो क्या, एटीपी है. तो एटीपी प्रोवाइड हो रहा है, यानी ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, all catalyzed by a series of protein enzymes. और ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो सीरीज ऑफ प्रोटीनियस एंजाइम करवाते हैं, जो सेल के जो फंक्शंस है, अब यहाँ पे जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या, सेलुलर फंक्शनल प्रोटीन्स है, जो भी फंक्शनल प्रोटीन्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. तो हम लोग सेल में प्रोटीन देख लिए. लिपिड क्या है, सेवरल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट. कहने का मतलब ये है कि लिपिड जो है वो कोई एक सिंपल सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस नहीं है जिसको हम कह दें, इसको पॉइंट आउट करेगा अच्छा ये जो है लिपिड है. नहीं, लिपिड क्या है, सेवरल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर
ग्रुप टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? बीइंग सॉल्युबल इन द फैट सॉल्वेंट, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो फैट सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं लिपिड। इंपॉर्टेंट लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल विच आर टुगेदर कंस्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ द टोटल सेल मास। कहने का मतलब एक अगर सेल लें तो उसमें अगर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के एक साथ अगर उसके मास को काउंट करें तो लगभग 2% उस सेल मास के 2% को फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मिलकर बनाते हैं। सेकंड क्या है? दे आर वाटर इनसॉल्युबल देयरफॉर आर यूज्ड टू फॉर सेल मेम्ब्रेन एंड intracellular membrane barriers the separate of the different cell compartments। कहने का मतलब कि यह है कि फॉस्फोलिपिड है तो उनका क्या एक प्रॉपर्टी है क्या कि इनसॉल्युबल है, किसमें? वाटर में, वाटर इनसॉल्युबल है, तो जिसकी वजह से उनका यूज किया जाता है सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन एंड इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बैरियर्स दैट सेपरेट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। अब जैसे हम लोग फॉस्फोलिपिड की एक प्रॉपर्टी देखें कि क्या है कि वाटर इनसॉल्युबल है। एक हम लोग सेल बना है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये सेल है और क्या है कि सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, ठीक है, यहाँ फ्लूइड है। अब एक ऐसा वॉल बना दें जिसका क्या है कि जो वो इस फ्लूइड को एंटर करने देगा, तो फिर इस वॉल का क्या ही मतलब है? फिर हम लोग को एक ऐसा वॉल बनाना होगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इस फ्लूइड में जो वाटर है, कहने का मतलब जो वाटर क्वांटिटी, यहाँ पे बात हो रही है वाटर की, तो वाटर को इससे सेपरेट करके रखे, यानी वाटर को सेल को आसानी से एंटर ना करने दे, तो वही वाटर इनसॉल्युबल वाला प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और क्या है कि एक फॉस्फोलिपिड वाला लेयर से तो हम सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं। अब क्या है कि अलग अलग कंपार्टमेंट है ना, कि डिफरेंट सेल कंपार्टमेंट्स। अब वॉल ऐसा बनाएंगे ताकि कंपार्टमेंट समझ में आए, तो इसके लिए वॉल का यूज किया जाता है। सम सेल्स कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स आल्सो नोन एज न्यूट्रल फैट। क्या है कि हम लोग लिपिड की जब बात कर रहे हैं तो ये लिपिड की जो प्रॉपर्टी है जैसे वाटर इनसॉल्युबल, और दूसरा क्या है कि कुछ सेल में लिपिड प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रल फैट भी कहते हैं, ठीक है। The fat cell triglyceride often account for as much as 95% सेल मास। कहने का मतलब फैट सेल में 95% तक लिपिड हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। क्या है? फैट stored in these cell represents the body's main stored house of energy, giving nutrients to that later be dissolved used to provide energy wherever the body's इज नीडेड। हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे कि जैसे होता है ना कि अलग अलग कंडीशन में कि जब फैट का ब्रेकडाउन होता है या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है जब फैट ब्रेकडाउन होता है, तो फैट जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है। हाँ, उसके लिए ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन क्या है एनर्जी तो ज़्यादा मिल रहा होता है ना। तो वही यहाँ पे है कि फैट जो स्टोर होता है सेल में वो यूज होता है एज ए स्टोर हाउस, क्योंकि जब अब रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल एक फास्टिंग पीरियड है जब बॉडी में ग्लूकोज स्टोर्ड कंडीशन में नहीं है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फैट ब्रेकडाउन होगा, तो फैट ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो वही यहाँ पे इस फैट की बात की जा रही है कि जब फैट जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, फिर जहां जहां उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वो फैट से प्रोड्यूस एनर्जी होगा वो वहां पे पहुंचाया जाएगा, फिर उसको यूटिलाइज किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हैव लिटिल स्ट्रक्चरल फंक्शन इन द सेल एक्सेप्ट as part of glycoprotein molecules, but they play a major role in nutrition of the cells। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है वो कोई मेजर रोल नहीं है इन द स्ट्रक्चर। जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करेंगे उसमें ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा, ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन में जितना रोल है बस उतना ही कुछ लिमिटेड है, यानी बहुत ज्यादा रोल नहीं है। उसका मेजर फंक्शन क्या है, मेजर रोल क्या है, न्यूट्रिशन में प्राइमरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम लोग का फुलफिल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन सेल्स डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द अमाउंट यूजुअली एवरेज अबाउट 1% ऑफ देयर टोटल मास। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट बड़े अमाउंट पे स्टोर नहीं होता है, वो होता है छोटे अमाउंट पे जो लगभग 1% के आसपास होता है, बट इंक्रीज एज मच एज 3% इन मसल सेल्स
एंड ओकेजनली 6% इन द लिवर सेल। जब मसल सेल हम लोग देखते हैं कि मसल्स में भी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ लगभग ये मानते हैं कि 3% मसल सेल्स में स्टोर हो सकता है और ओकेजनली लिवर में 6% स्टोर हो सकता है। यानी अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट कितना कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का जो 5 कंपोनेंट था ना, कि वाटर था, इलेक्ट्रोलाइट था, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये 5 कंपोनेंट को हम लोग देख लिए। सेल का एक रफ डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। पहली बात, सेल का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अप्रॉक्स मान रहे हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल का जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर दिख रहा है, ये, हाँ, ये आउटर लेयर जो है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम। ऐसा स्ट्रक्चर, ये डॉट डॉट जो है ये एक्चुअली क्या है, राइबोसोम है। और राइबोसोम सेपरेटली भी है। एक और चीज़, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम के साथ आया होता है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है पर इसके साथ अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ ईयर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेपरेटली राइबोसोम, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, ये न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को दोनों को सेपरेट करता है, ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह होते हैं जो पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेड होते हैं। और ये जब सेल साइकिल और सेल डिवीजन का टाइम होता है, यानी सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है कि ये क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम में फिर चेंज होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है वो है न्यूक्लियोलस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, और बचपन से हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेम चीज माइटोकॉन्ड्रिया है। साइटोप्लाज्म यानी सेल का जो फ्लूइड है विद ऑर्गेनल्स, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। गोल्जी अपरेटस, सारे ऑर्गेनल्स को हम लोग सेपरेटली देखें, गोल्जी अपरेटस हो गया, फिर लाइसोजाइम्स हो गए, फिर सारे ऑर्गेनल्स के हम लोग सेपरेटली उसका फंक्शंस देखेंगे एक एक करके। पहले हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं, उसके बाद एक एक करके फिर आगे देखेंगे। कंटिन्यू।